अगर आपकी एकेडमिक स्किल काफ़ी बढ़िया है, तो कहीं न कहीं आपको कंटेंट राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने-लिखने का शौक है, आपकी नॉलेज पे पकड़ है, तो लिखने में तो आपका कोई सानी नहीं होगा। इसका एक और मतलब ये है कि कंटेंट राइटिंग आपके लिए बाएँ हाथ का टास्क है। हो सकता है आपने कंटेंट राइटिंग की भी हो और इसके साथ कुछ 2 ऑप्शन और हो सकते हैं ये कि आपको कंटेंट रैंक करवाने में मुश्किल हो और दूसरा आपका कंटेंट आपके ऑडियंस तक ना पहुंच पा रहा हो। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सर्च इंजन जितने भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे बढ़कर अपनी वेबसाइट्स को मल्टीपल सर्च इंजन्स पे इजीली रैंक करवा सकते हैं। गूगल हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है और इसके अलावा याहू, yandex, ask.com, डकडकगो इस तरह के तमाम सर्च इंजन्स हैं। यहाँ पर अगर आप अपने कंटेंट का एसईओ ढंग से करें तो कहीं ना कहीं आप इन सभी चैनल्स पे बढ़िया से रैंक करना स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम टू शुद्ध नॉलेज, मैं हूँ रविकांत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ? वेल, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप कंटेंट तो लिखते हैं लेकिन इसमें आपका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस तक अपने कंटेंट की रीच को पहुंचाने को। इसके अलावा आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जब भी एसईओ के हिसाब से करते हैं तो आप यहाँ पर अपने एसोसिएटेड कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ मेटा टैग्स वगैरह पर भी काफ़ी बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हैं और प्रॉपर ऑन पेज जो बेसिक ऑन पेज एसईओ होता है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे H1 से H6 तक जो टैग्स है उनको ढंग से यूज़ करना, सही तरीके से यूज़ करना, कोट्स का सही से इस्तेमाल करना, लिस्टिंग जो होती है उसको सही से इस्तेमाल करना और रीड फर्दर जैसे जो कुछ लिंक्स होते हैं उनको कहाँ, कब, कैसे यूज़ करना चाहिए, इमेजेस को किस तरह से आप अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करें, बॉडी कंटेंट प्लस इसके अलावा कुछ रेलेवेंट लिंक्स हैं, इन सभी को आप ढंग से ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपका कंटेंट ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कीवर्ड सिलेक्शन। इसको हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। लेट अस लर्न विद सम प्रैक्टिकल। कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। हाउ टू रीच अ टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो काम है वो आपको नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को आपको समझना होगा। दूसरा है टारगेटिंग लोकेशन। उस पर्टिकुलर और उस स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना पड़ेगा जहाँ की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपको टारगेट करना पड़ेगा उन लोगों की क्लास को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर इनकम, लोअर इनकम और मेल और फीमेल। हो सकता है कि आपका जो कंटेंट हो वो वर्किंग क्लास पीपल के लिए हो, वो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, मिडिल क्लास के लिए हो सकता है, लोअर क्लास, हायर इनकम, लोअर इनकम या मेल और फीमेल इंडिविजुअली किसी भी एक के लिए हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें सेट करनी है, उसी हिसाब से अपने कंटेंट को लिखना है। जो लास्ट पॉइंट है वो है नो देयर हैबिट्स। आपको अपने जो रीडर्स हैं उनकी हैबिट्स को जानना पड़ेगा। उनकी हैबिट्स यानी आदतें। उनकी आदतों को समझने के लिए उनके द्वारा उनके थ्रू लिखे गए जो क्वेरी है, जो उनके कीवर्ड्स हैं, अगर आप उनको समझना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही ईज़ी हो जाएगा आपके लिए अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपने कंटेंट को पहुँचाने में। ऑन पेज एसईओ एक ऐसा फैक्टर है, आप चाहे ब्लॉग की बात करें, आप चाहे नॉर्मल वेबसाइट की बात करें, किसी भी तरह की वेब साइट है, वेब पेजेस हैं, वहाँ पर ऑन पेज की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। वेल, कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, अगर आप उन पर ध्यान दें तो कहीं न कहीं आप अपने कंटेंट को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहला है ऑप्टिमाइज़ मेटा टैग्स, अपने मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मेटा टैग्स के ऊपर हमने पूरी वीडियो दे रखी है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको दिया हुआ है।
दूसरा है राइट स्मॉल सेंटेंसेस। वेल, छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप लिखते हैं तो इससे यूजर एंगेज रहता है और इसके अलावा यूजर बोर नहीं होता। तीसरा है बोल्ड इटैलिक फॉन्ट्स को यूज करना, और इसके थ्रू आप अपने कीवर्ड्स को, कुछ मेन फ्रेजेस को या मेन जो आपकी कुछ लाइंस है सेंटेंस उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि यूजर के लिए भी काफी आसानी हो किसी पर्टिकुलर कंटेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है उनको समझने में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आपको। आपके पास मल्टीपल देखिए टूल्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है तो आप मैनुअली ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ साथ आप स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह को भी प्लीज अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है यूज कोड्स। आपको कोड्स अगर आपके पास अवेलेबल है, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी स्पेशलिस्ट, किसी एक्सपर्ट ने अगर कोई कोड्स बोला है जो हो सकता है कि आपके कंटेंट पे मैच करता हो, तो उसको जरूर यूज करें बॉडी में। इससे बॉडी को इससे जो आपको कंटेंट है उससे इंटर रिलेट करने में काफी आसानी होती है, और आपका जो कंटेंट है उसकी वैल्यू काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा कंटेंट को बोरियत आपके कंटेंट देखने में काफी अच्छे लगे, बोर ना हो यूजर्स, तो आपको लिस्टिंग जो लिस्ट होती है आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बुलेट पॉइंट में कंटेंट को लिख सकते हैं आप। उसके अलावा जो आपकी कंटेंट है उनको नंबर में भी लिख सकते हैं। और इस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीड फर्दर। आपने चेकआउट किया होगा कि कई सारे ब्लॉग्स में जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद बॉटम साइड में आप जाते हैं तो आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड और कुछ ब्लॉग्स अवेलेबल मिलते हैं सेम डोमेन का, सेम ब्लॉग का। तो आप क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उसे भी पढ़ना शुरू करते हैं। सिमिलरली आपको भी यही स्ट्रैटेजी यूज करनी है, जहाँ पे आपको रीड फर्दर करके आपके करंट जो ब्लॉग है, आपका जो करंट कंटेंट है, उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड आप एक और कंटेंट वहां पर शो कर सकते हैं रीड फर्दर के सेक्शन में। प्रॉपर इमेजेस आपको हमेशा यूज करनी है आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में। अदरवाइज अगर आप इमेजेस को प्रॉपरली यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट पे आपको हमेशा बिल्कुल ध्यान देना है। जो लास्ट है वो है ऑप्टिमाइज लिंक्स। तो आपको जितने भी आपके लिंक्स है, चाहे वो इंटरनल लिंक्स हो या आपके डोमेन लिंक हो, कोई भी लिंक हो, इनको आपको वेल ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की एसईओ टिप्स की। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो प्लीज उसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए अगर आपको डिटेल में चीजें समझनी है तो। अदरवाइज यहाँ पे मैं जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको हमेशा अपने यूआरएल को इंफॉर्मेटिव रखना है और रीडेबल होना चाहिए। इसके अलावा आप जितना शॉर्ट हो सके अपने यूआरएल को शॉर्ट रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आपको हमेशा हाइफन यूज करना है। हाइफन यूज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और आपके जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे हमेशा स्मॉल में रहेंगे। ये चीज़ बातें बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेज। आपको अपनी इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। वेल, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई, तो प्लीज उन्हें गो थ्रू कर लीजिए। बाकी पॉइंट्स अभी मैं समझा देता हूँ। यूज डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट टेक्स्ट। आपको ऑल्ट टेक्स्ट इस तरह से यूज करना है जहाँ पे आपको आपकी इमेज से रिलेटेड एक वेल डिस्क्रिप्टेड, यानी कि उसको डिफाइन किया हुआ आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं ऑल्ट में। इसके अलावा यूज रीडेबल नेम। इमेज के सेक्शन के नीचे आप हमेशा नोट करते होंगे किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट पे एक नाम लिखा होता है जो इमेज के बारे में डिनोट करता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चूज राइट फॉर्मेट। सही फॉर्मेट की इमेजेस को यूज करने से आपको जो जो इमेजेस है वो फेड नहीं होती, वो कटती फटती नहीं है। इसके अलावा उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि कंप्रेस इमेजेस इफ लोड्स हैवीली। तो अगर आपकी इमेजेस कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट को स्लो कर रही है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, और आपकी जो वेबसाइट है इससे सही फिर से स्मूथली रन करने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है चूज रिलेटेड इमेजेस ओनली। अगर आपने मान लीजिए पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर ब्लॉग बनाया तो उसी पॉइंट से रिलेटेड आपको इमेजेस यूज करनी है। एग्जांपल के लिए मोबाइल फोन के बारे में आप पूरा का पूरा कंटेंट है नोकिया के मोबाइल फोन के ऊपर,
लेकिन आपने इमेजेस लगा रखी है सैमसंग और एप्पल की, तो ये थोड़ा-सा यूज़र का ध्यान भटकाने वाली बात हो जाएगी और कहीं न कहीं आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए और इसके अलावा आप अपने ब्लॉग को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए, एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए मल्टीपल इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको हमेशा इसे ओवर नहीं करना है क्योंकि अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, तो फ्रेंड्स हेडर ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाई है, प्लीज उसको डिटेल्स के लिए जरूर गो थ्रू करें। बाकी पॉइंट्स अभी मैं समझा देता हूँ। H1 हमेशा आपका यूनिक होना चाहिए। H1 के अंदर अगर आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो हाउ, व्हेन, व्हाट, हाउ, इस तरह से करके आप अपनी WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं और इस तरह से कुछ वो जो आपका H1 होगा वो काफी अट्रैक्टिव रहेगा। आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए 11 वेज टू प्रपोज अ गर्ल, इस तरह के जो आपका हेडर है उसको बना सकते हैं, हेडिंग जो आपकी रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि H1 से H6 तक आप कीवर्ड्स अपने यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मेन कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि H1 टैग हमेशा हर पेज पे एक ही बार यूज करना है और हमेशा आपको आपके जो फोकस्ड कीवर्ड्स होते हैं, आपके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप H1 में यूज करें। अदरवाइज कभी-कभी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी H1 में यूज कर सकते हैं। लेंथ आपके H1 की 20 टू 70 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, यानी 20 से 70 कैरेक्टर्स। H1 टैग्स हमेशा आपकी जो मेन टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करेगा। आपके जो फोकस कीवर्ड्स होने वाले हैं आप सब हेडिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि H2 या H3। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फोकस कीवर्ड यूज करते हैं तो आपका मान लीजिए आपके H2 में मोबाइल फोन नोकिया 6.1 का कोई हैंडसेट है, उसके बारे में अगर आपने H2 में लिखा है तो आपके जो पूरे सेंटेंसेस रहने वाले हैं, आपके जो पैरा रहने वाला है H2 के अंडर में, वो इसी पर्टिकुलर मॉडल और सेट के बारे में बात करेगा। और अगर मान लीजिए H3 के अंदर आपने नोकिया 7.1 के बारे में बात करी है और आपने H2 में बात करी थी 6.1 में, तो H3 में सिर्फ आपको 7.1 के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो कंटेंट आपका जो होता है वो हमेशा आपके मेन जो हेडिंग है उससे समझ में आ जाता है। तो ये चीज अब आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपकी जो हेडिंग सब हेडिंग है उसके अंडर में जो भी आप अ, जैसे कि अभी मैंने बताया टॉपिक बनाएंगे, जो भी सेंटेंस यूज करेंगे वो हमेशा रिलेटेड ही होने चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज द बॉडी। बॉडी को आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। हमने टाइटल के बारे में देख लिया, यूआरएल के बारे में देख लिया, हेडिंग के बारे में देख लिया, इमेजेस के बारे में देख लिया, ऑल्ट के बारे में देख लिया, लेकिन अभी तक हमने बॉडी के बारे में बातें नहीं करी। देखिए, बॉडी अगर आप अच्छा खासा कंटेंट बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका कंटेंट काफी बड़ा हो और इसके अलावा आपको एक आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड्स यूज करना है आपके कंटेंट के अंदर। इसके अलावा 5 से 10 एडिशनल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। एडिशनल जो कीवर्ड्स होने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स और आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आने वाली अ, अभी कुछ ही देर में आपको मैं बताने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कीवर्ड जो होता है हमेशा हाई वॉल्यूम वाला होना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं कंटेंट में, और उसके कंपटीशन जो है काफी लो होना चाहिए जिससे कि आपको रैंक करने में काफी इजी हो। अगर आप अपने जो बॉडी का जो कंटेंट है उसमें टेबल्स, बुलेट्स, नंबर लिस्ट को यूज करें तो आपके कंटेंट को और लॉन्ग दिखाने में और बड़ा दिखाने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी और ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और इजी टू अंडरस्टूड हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर बॉडी ऑप्टिमाइजेशन में कि आपको अपने कंटेंट को हमेशा छोटे-छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड कर देना है, जिससे कि यूजर्स का ध्यान ना भटके और वो आपकी वेबसाइट पे स्टे करे और आपका कंटेंट पूरा का पूरा पढ़ के जाए। अब देखते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज द कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। तो कीवर्ड्स को आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
तो कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, मेटा टाइटल, यूआरएल और हेडिंग टैग्स तीनों में आपको अपने मेन कीवर्ड्स को यूज अवश्य करना है, यानी ज़रूर करना है। और इसके अलावा आपको अपना जो कंटेंट है उसमें स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में आपको मेन जो फोकस कीवर्ड्स है आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनिशियल जो 2 लाइन है उनमें भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे रहेंगे। तो वेल, हाउ वुड यू यूज टारगेटेड कीवर्ड्स? टारगेटेड कीवर्ड्स को यूज करने के फ्री के जो ये तरीके हैं मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला तरीका ये है, आपको गूगल ऑटो सजेस्ट से जो भी कीवर्ड्स मिलते हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे? स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने दिवाली को टाइप किया, टाइप करने के साथ ही यहाँ पर मल्टीपल आंसर मुझे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे दिवाली 2020, दिवाली 2021, दिवाली इज ऑल्सो नोन एज, दिवाली कब की है, दिवाली ड्राइंग, इस तरह के कई सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कुछ टाइप करेंगे तो आपकी जो क्वेरी होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको गूगल ऑटो सजेस्ट कर देगा कीवर्ड्स। तो आप इन कीवर्ड्स को भी गो थ्रू करें। हो सकता है आपका जो कंटेंट है इसको इंक्लूड करने से आपके कंटेंट की जान और बढ़ जाए। और मेक श्योर अगर आपने एग्जाम्पल के लिए अगर आपने लिखा है दिवाली कब की है, तो यहाँ पर दिवाली कब की है आपको वो डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी आपके कंटेंट में। तो जिस ईयर जिस टाइम पे आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को पब्लिश करेंगे उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी, जो अगर आप गूगल ऑटो सजेस्ट यूज करते हैं तो एसईआरपी एलिमेंट्स का एक और जो बेहतरीन एलिमेंट है वो है पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन। कुछ भी आप क्वेरी जब टाइप करते हो तो आपने नोट किया होगा पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन कर आता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं आपकी क्वेरी से रिलेटेड। तो आपको करना है क्या है, यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने कंटेंट में इफेक्टिवली यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लास्ट एसईआरपी एलिमेंट्स जो है वो है LSI, यानी कि लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। कुछ भी कीवर्ड आप टाइप करते हैं, क्वेरी सर्च आउट करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉटम में एटलीस्ट 8 कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो ये जो कीवर्ड्स आपको दिखते हैं इसी को हम LSI कहते हैं, क्योंकि इसको रिसेंटली लोगों ने सर्च किया होता है। तो इस तरह के कीवर्ड भी अगर आप कंटेंट में यूज करते हैं तो आपके लिए काफी अ, फायदा फायदे का सौदा रहने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, जो अब ये टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ प्लीज इसे बिल्कुल भी ना भूलें। और इसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी को पहले इसको डेफिनेशंस की समझ लेते हैं। कीवर्ड डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स a keyword appears on a given web page or within a piece of content as a ratio or percentage of the overall word count। तो शॉर्ट में मैं बताऊं कि कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली आपकी वेब पेज, आपकी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज पे आपने कीवर्ड जो भी मेन कीवर्ड जो भी आपने यूज किया है वो कितने टाइम यूज हुआ है, उसी को हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी निकाली कैसे जाएगी, और उससे पहले समझते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी होनी कितनी चाहिए, आइडल कितनी है। आइडल कीवर्ड डेंसिटी की बात करें तो ये 1 से लेके 2%, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2.5%, अप टू 2.5% कीवर्ड डेंसिटी एक ऑप्टिमम है, बिल्कुल वेल बैलेंस है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे हम कीवर्ड डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेज इनटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर जो कीवर्ड्स हैं आपके उनको डिवाइड किया जाएगा आपके जो पूरे के पूरे कंटेंट है उनसे, फिर उसके बाद उसको इंटू किया जाएगा 100 में। प्लीज मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सी टिप्स अभी तक आपने यूज करी है और कौन सी वर्क करना स्टार्ट कर रही है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।